नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खरगोन में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता नवंबर में कमलनाथ का चैप्टर गायब कर देगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये तो जनता तय करेगी कि किसका चैप्टर बंद होने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। खरगोन दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो की बहन प्रमिला साधो भाजपा में शामिल हुई। नड्डा ने इस सभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई तो उसने विकास की गंगा रोक दी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने संस्कृति और रीति नीति को बदल डाला। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कमलनाथ का चैप्टर बंद कर देगी। सुनो, कारगिल का चैप्टर इन्होंने मध्य प्रदेश के सिलेबस से निकाल दिया था। इस तरीके का कमलनाथ ने काम किया। आप बताइए, ये फौज का अपमान है कि नहीं है? ये फौज का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे फौजी भाइयों का अपमान है कि नहीं है? नवंबर में इस महीने इसका अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? लोगे कि नहीं लोगे? हमारे मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करें, ये प्रमाण मांगे। हमारे मोदी जी एयर स्ट्राइक करें, ये प्रमाण मांगे। कारगिल युद्ध हो, हमारे नौजवान खड़ी मुंह तो जवाब पाकिस्तान को दें, और कमलनाथ कारगिल का चैप्टर ही गायब कर दे। आपने नवंबर महीने में इनका चैप्टर गायब कर देना, ये आप ध्यान रखना, ये आपको पूरा करना। वहीं जेपी नड्डा के इस बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि जनता किसका चैप्टर बंद करेगी, ये तो आने वाले समय में जनता तय करेगी। कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को किस स्तर पर ले जाना चाहती है। नड्डा जी ने यहाँ अपना पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन निकाला है, क्योंकि वे मध्य प्रदेश में भाजपा की भविष्य की स्थिति को लेकर अभी से चिंतित हो गए हैं, और होना भी स्वाभाविक है। ये वही नड्डा जी हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिमाचल को बिलोंग करते हैं, जहां वहां की जनता ने इनकी पार्टी को बुरी तरह पराजित कर कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंपी है। नड्डा जी, कम से कम केंद्र सरकार भी कुछ दिनों की है, भाषा शैली का स्तर सुधारिए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर शुरू है। अब बात चैप्टर की हो रही है, तो किसका चैप्टर क्लोज होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। तो सवाल यहाँ चैप्टर बंद करने के, किसका चैप्टर बंद होगा, किसकी राजनीति चलेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन नवंबर में आने वाले विधानसभा चुनाव में जब दोनों पार्टियां जाएंगी और जनता के बीच वोट की भीख मांगेंगी, तो ये भीख किसकी झोली में गिरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तो किसको ये वोट की भीख मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आज हम इसी चैप्टर पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मंजरी जैन जी बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
साथ ही साथ रमेश शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर बंद होने और खुलने की बात हो रही है, किसका चैप्टर बंद होगा? नड्डा जी आए थे खरगोन में, उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जनता से अपील की कि कमलनाथ का चैप्टर बंद कर दीजिएगा, क्योंकि कारगिल का चैप्टर उन्होंने सिलेबस से हटा दिया था। भूपेंद्र गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, वास्तव में क्या जनता चैप्टर बंद कर देगी? अपील तो उन्होंने कर दिया है। उनकी अपील को पूछता कौन है? उनकी पार्टी नहीं पूछती, उनको आवाज निकलती नहीं है। अभी आप उनसे पूछें कि अभी कर्नाटक में किसका चैप्टर बंद हुआ है, अभी जो है हिमाचल प्रदेश में किसका चैप्टर बंद हुआ है। मोदी जी के चेहरे पर और मोदी जी के नेतृत्व में 20 चुनाव हारने वाली पार्टी जो है कांग्रेस को धमका रही है। हम 138 साल से हिंदुस्तान में जो है सरवाइव कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी कौन हारा बंगाल में, कौन हारा तेलंगाना में, कौन हारा दिल्ली में, ये सब में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े गए। कौन हारा था उत्तराखंड में। ये जो है कितने राज्यों में चुनाव हारे हैं, मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था। डबल इंजन दोनों इंजन पैसे खा रहे हैं। अभी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर 44 करोड़ रुपए में वो बने प्लेटफॉर्म, महीना भर हुआ है, सारे प्लेटफॉर्म उखड़ गए। बड़ा इंजन भी माल सूत रहा है, छोटा इंजन भी माल सूत रहा है। घोटालेबाजों की सरकार है, घोषणा करके गए कि हम घोटाले पर नथ बांधेंगे। बांधो, मध्य प्रदेश में घोटाला है, चेन सीरीज है। अभी तो नया घोटाला है, खुद मोदी जी करवा के चले गए। वो कह रहे हैं कि हमने हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 रुपए से कम में प्रति लीटर पेट्रोल मिलता है। भोपाल में मध्य प्रदेश में तो 108 रुपए 65 पैसे मिल रहा है। ये 8 रुपए 65 पैसे का घोटाला कौन कर रहा है? इसका जवाब जो है नड्डा जी को देना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, और जो है इनके ऊपर जो है नकेल कसना चाहिए कि 8 रुपए 65 पैसे वापस करो जनता के। ये जो है ये सामने है सारी चीजें। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा दम्भ भरने से कोई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो जाती। आज हैसियत ये हो गई है पार्टी की कि पार्टी के पास चेहरे नहीं बचे हैं। ये मैडम को तो मैं पहली बार सामना कर रहा हूँ आपका। इनके पास प्रवक्ता नहीं बचे। ये उधार के चोरी के प्रवक्ताओं को बिठाते हैं जी। आज जो है सब चैनलों पर नेहा बग्गा, सब चैनलों पर नेहा बग्गा, सब चैनलों पे जो है सरदार सलूजा, सब चैनलों पे जो है सुन लीजिए मैडम, जरा बोलिएगा। सब चैनल पे चतुर्वेदी जी, ये सब कांग्रेस के चुराए हुए लोग, इनकी जो है इनके चेहरे बने हुए हैं। इनके पास तो इनका फेस नहीं बचा भाई कि कोई बीजेपी का आदमी इनका जो है ओरिजिनल इनका आदमी जाके जो है। देखिए देवेंद्र जी, अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है मंजरी जी, ठीक है भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, इनके जितने भी प्रवक्ता आते हैं मुद्दे से हटके बात करते हैं। शर्म आना चाहिए इस तरीके की बात करते हुए इनको। आपके संगठन में लोग बचे नहीं है काम करने के लिए। नहीं देखिए, बोलिए अब आपका जो आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। मेरी नियुक्ति मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, विभिन्न पदों पर रही हूं मैं। आपको इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए और ना ही सवाल उठाना चाहिए। शर्म आना चाहिए आपके पास मुद्दे पे। सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप मुद्दे से हट के बात करते हैं। आपके जितने प्रवक्ता नेहा बग्गा के बारे में उसका जवाब दीजिए। नेहा बग्गा जी के बारे में भी आप क्यों बात कर रहे हैं? कौन है आपका? ये आपकी पार्टी के लोग हैं, सम्मानीय प्रवक्ता हैं, आप उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? चलिए, हम प्रवक्ता पे बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रवक्ता पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात मुद्दों की कर रहे हैं। इससे आपको क्या लेना देना? आप मुद्दे से हट के बात करते हैं। जितने आपके कांग्रेस के प्रवक्ता नेता आते हैं मुद्दे से हट के बात करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपने कोई काम नहीं किया, तो आप मुद्दे से हट के बात करते हैं। मैडम चलिए, नहीं, ये मुद्दे की बात है।
ये मुद्दे की हाँ, तो बात है कि आप बताएं मैडम को नहीं जानते, नड्डा किसी जी को ने भी बात बिठा की देते है हैं, ये कि जो मुद्दे है की बात कोरोना है। में लोगों को जो क्या है आप बेइज्जत लोगों कर को रहे हैं? सताएगा। आप बेइज्जत, कोरोना में आपकी बिस्तर पार्टी बेचे आपके महिलाओं मंत्रियों की ने, इज्जत नड्डा जी करना इस ही पे नहीं क्यों नहीं जानती। बोलते? आप पहले मेरी बात सुनिए गुप्ता जी, नड्डा जी क्यों नहीं बोलते? आप मेरी बात सुनिए आज जो गुप्ता है जी, गरीबों महिलाओं को की सताया जा इज्जत रहा है, इस आपके पे नेता नड्डा जी नहीं क्यों नहीं करते तो बोलते? आप क्या करेंगे? भाजपा आपके के नेता नेता महिलाओं औरतों की को इज्जत नहीं गोलियां मार रहे हैं, करते। इस और पर सुन नड्डा जी लीजिए, क्यों नहीं आप बोलते? जो कह रहे हैं, नड्डा जी जो आपके कहकर एक गए वो हफ्ते में सत्य 2 कहकर हत्याएं गए, कर सही दी कहकर आपके गए। भाजपा के जो है देवेंद्र जी इन्हें कार्यकर्ताओं शांत ने करिए, गोली मार देवेंद्र के जी इन्हें महिलाओं शांत को। करिए। और आपको जी, देवेंद्र दोनों जी मेहमानों इनको से शांत निवेदन है, करिए। दोनों मेहमानों से हाँ। निवेदन है कि आप दोनों शांत रहें इनसे और कहिए मुद्दे पे जरा ही बात तमीज हो से तो बात बेहतर है। करा करें। नहीं नहीं, ठीक है, मुद्दे पे बात हो तो हाँ। बेहतर है, मुद्दे से हट करके बिल्कुल, बात ना मुद्दे हो। से हम हट के प्रवक्ताओं बात पे ना बात करें, नहीं कर बिल्कुल। रहे हैं कि कौन प्रवक्ता कहाँ से आया, किस तरह से आया। पार्टी ने नियुक्त किया है, वो प्रवक्ता हमारे मेहमान हैं, सभी मेहमान हमारे लिए आदरणीय हैं। और नहीं, आपके लिए जी, आदरणीय ठीक, है, लेकिन सामने इनको ठीक, तो सिखाइए मैनर। ठीक। इनके पार्टी के नेताओं को कहिए कि जरा मैनर सिखा के भेजें अपने प्रवक्ताओं को। ठीक है, ठीक है। रमेश शर्मा जी, हम रमेश शर्मा जी के पास आना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नड्डा जी ने अपील की है, 9 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम हुआ है खरगोन में, उस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने साफ साफ कहा है कि जो कारगिल के शहीदों का अपमान किया है कमलनाथ जी ने, और जो सिलेबस में कारगिल का चैप्टर था उसे गायब कर दिया। जी, ये चैप्टर गायब किया, अब जनता इनकी चैप्टर गायब करेगी। चैप्टर गायब होना और देखिए जी 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 इस समय तो देखिए कौन किसका चैप्टर गायब होगा और किसका चैप्टर यथावत रहेगा, ये तो वाकई 2023 के जो चुनाव परिणाम है उनसे बहुत स्पष्ट होगा। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और हमने कई बार इस मुद्दे पर बात भी की है कि जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे, नजदीक आएंगे, राजनेताओं की भाषा आक्रामक होगी और अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरे पर आक्षेप वाली भाषा भी हमको देखने को मिलेगी। इसके लिए हमको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और जहां तक कारगिल के चैप्टर का सवाल है, उसका चैप्टर अगर मान लीजिए बच्चों को पढ़ाया जाता तो वो मेरे ख्याल से अच्छा ही होता है। बिल्कुल। और एक आश्चर्यजनक है उस चैप्टर को हटाना। अब क्या कारण है ये तो भगवान जी जाने क्या कारण है, कुछ कारण रहा होगा जी। लेकिन इस तरह की बातें जो हमारे गौरव की बातें हैं वो हमारे बच्चों को पढ़ाई में आना चाहिए। ये बात तो निश्चित रूप से ठीक है। जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर सिलेबस से ये कारगिल का चैप्टर गायब क्यों किया गया? झूठ बोलने वालों की कोई आप इसका जवाब होता है क्या? इनसे पूछें कौन सी किताब में से बदला गया है, नड्डा जी बता दें। और जो है किसने आदेश पारित किया ये बता दें। इस तरह के सैकड़ों झूठ बोलकर ये जनता को भ्रम और गुमराह में करने का काम करते हैं। अभी तो इनसे पूछिए कि टमाटर 100 रुपए क्यों है, इसका जवाब क्यों नहीं देते? हम उस पे आएंगे, हम उस पे आएंगे। 108 रुपए का मिल रहा है, हम उस पे आएंगे। जनता को आपने जो है रौन डाला कोविड के दौरान, लोगों को बिस्तर बेचे आपने, 30-30 हजार में आपके मंत्री के लोग पकड़े गए, आपने दवाइयां चुरवाई हैं। ठीक है, हम आएंगे चैप्टर पे, हम चैप्टर पे बात कर रहे हैं, कारगिल के चैप्टर की बात कर रहे हैं। जो प्रदेश की जनता के सवाल है उनसे भागने के लिए इस तरह के झूठ ढूंढे जाते हैं। चलिए ठीक है, अभी आप जो कह रहे गोली हैं, मार दी आपके दो पदाधिकारियों ने, एक लड़की को मार डाला गोली मार के। भूपेंद्र जी, क्यों नहीं बोलते? आपके एक पदाधिकारी ने अपनी बीवी को गोली मार दी है सिर्फ शराब पीने से रोकने पर, इसका जवाब नड्डा जी नहीं देते। मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि ये झूठी बात है, आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि झूठी बात है। भूपेंद्र जी कर दिया जी, हमारे आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, हमारे चैनल पे आए हुए हैं, हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि आप ये बता रहे हैं कि ये झूठी बात है जो नड्डा जी ने कही, इसका जवाब मंजरी जी से ले लेते हैं कि झूठी बातें क्यों फैलाती हैं। कोई है प्रमाण, कोई प्रमाण है कि उसमें सिलेबस में कारगिल का चैप्टर था? ले लीजिए। ठीक है। और इनके दो पदाधिकारियों ने अभी गोली मार के महिलाओं को मार डाला, इस सम्मान पे भी चर्चा करेंगे। इनका आदर्श सम्मान जो है महिलाओं का करती इनकी पार्टी, उस पर जरूर बोलेंगे। भूपेंद्र जी एक जवाब ले लेने दीजिए, मंजरी जी को बोलने दीजिए। ठीक है, मंजरी जी जवाब दीजिए कि क्या ऐसा चैप्टर था या सिर्फ हवा ही है, जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुभवी और बड़े नेता आए, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी ने हमेशा ही सम्मानित जो भी हमारे योद्धा रहे हैं, मैडम आप सुन लीजिए, फर्जी झूठ बहुत चलाती है आपकी झूठ यूनिवर्सिटी। आप
आप बोलते रहेंगे तो मैं कहाँ से बोलूंगी? आप बहुत ही अनुभवी नेता हैं, तो इतना भी आपको आर्डर दिखा दो ना, इतना बड़ा आपने जो है उजागर किया है, उसके आर्डर दिखा दो। अरे तो ऑर्डर दिखा दीजिए, आना चाहिए। आप बता दीजिए सत्यता की आपने नहीं हटाया चैप्टर। हमने बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बोल ही रहा हूँ मैं तो। आपको सुनना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है, क्योंकि आपको तो है ना ये सिखा के भेजा जाता है कि बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता है उनको मत बोलने दो, आप ही आप बोलेंगे। जी 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 जी। हाँ, आप बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। मंजरी जी, आपकी पार्टी की मानसिकता तो ये है कि वीर सावरकर को भी मत जोड़िए, आप तो रामायण को भी मत जोड़िए, आप तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को भी मत जोड़िए। कल से इस पे बहस चल रही है। किताबों में जो पढ़ा है वो किसी विदेश की छपी किताबें पढ़ी होंगी आपने? नेहरू जी का चैप्टर आपने विदेश में छपी किताबें पढ़ी होंगी इन लोगों के बारे में, अगर ये सब हमने जो है नहीं किया था तो। मैंने पढ़ा है। भगवान राम के बारे में आपने जो फिल्म बनवाई है वो आपकी पार्टी का चरित्र है। आदि पुरुष जो फिल्म आपने बनवाई है, भगवान राम को आप क्या समझती हैं? आपकी पार्टी का चरित्र है ये। आप जरा आदि पुरुष को बताइए, भगवान राम को आपने कैसा रूपांकित किया है? आप जो है वो मुंतशिर टाइप के भाड़े के लोगों को जो है बुलाकर आप क्या करवा रहे हैं देश में, इसका जरा जवाब दीजिए। कौन है मुंतशिर? कौन है मनोज मुंतशिर जो भगवान के मुंह से भी जो है गंदी गंदी बातें कहलवा रहा है फिल्मों में, और आपके आरएसएस के लोग सेंसर बोर्ड में फिल्म पास कर देते हैं। भूपेंद्र जी, मंजरी जी को बोल लेने दीजिए। सवाल मेरा यही है कि आखिर जब आप विषय अंतर करते हैं, आप ठीक है, लोग, हम विषय पे आते हैं। मंजरी जी, हम लोग अलग हटके बात जी, मंजरी जी हम विषय पे आते हैं। मंजरी जी, हम विषय पे आते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, मेरे योग्यता की बात कर रहे हैं। आपकी योग्यता क्या है? मैंने की नहीं, आप अपने मन से ही अपने बारे में बात कर रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप महान है, आपको जो है मैं प्रणाम करता हूँ। आपने पढ़ा कुछ भी नहीं बोला। मैंने क्या पढ़ा है? हाँ, आपकी पढ़ाई लिखाई पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आपकी जानकारी की चर्चा कर रहा हूँ। उसका ही मैं जवाब दे रही हूँ। कोई नहीं किए, फिर से डिबेट देख लेना। और आप हम ऐसा कभी नहीं करते। उसी पे रहिए, आप उसी पे रहिए, जो मुद्दा है उस पे रहिए। ठीक है मंजरी जी जवाब दीजिए कि सिलेबस की जहां तक बात है कि आरोप लग रहा है कांग्रेस पर कि इन्होंने कारगिल के सिलेबस को हटा दिया। सत्य बात है जी, ये सत्य है तो कोई प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण लेकर आएंगे, प्रमाण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीर सावरकर जी के ऊपर से ये कल से विवाद कर रहे हैं। इन्होंने इतिहास में हमेशा जो मूल नायक हैं इस देश के, उनको हमेशा गायब किया है। इतिहास के पन्नों में उनको जोड़ा नहीं गया। इन्होंने सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को जोड़ा, उनको महिमा मंडित किया। अकबर को जोड़ा, जो विदेशी आकृताएं थी उनको महिमा मंडित किया है इन्होंने इतिहास में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ओरिजिनल हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको जोड़ रहे हैं, और इनको हर चीज से तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी जो भी देश हित में काम करेगी उनको उस चीज से हमेशा तकलीफ है। चलिए ठीक है। तो सिर्फ इनको नेहरू जी दिखते हैं, इंदिरा जी दिखती है, राजीव जी दिखते हैं, राहुल जी दिखते हैं, सोनिया जी दिखती है, प्रियंका जी दिखती है। इसके अलावा इनकी पार्टी में और कोई नहीं है जिसको महान साबित करें। ये सिर्फ एक परिवार है, उसको महान साबित करने में ही इनका पूरी पार्टी लगी रहती है। उन्हीं को महिमा मंडित करने में इनकी पूरी पार्टी लगी रहती है। ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने 65 साल के राज्य में क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ गांधी परिवार तक ही ये लोग सीमित रहे और आज भी वहीं तक सीमित है। और इनकी पार्टी आज भी अपना वजूद अब तलाशने के लिए ये कह रहे थे ना, 138 साल पुरानी पार्टी है। 138 साल पुरानी पार्टी का आप हश्र देख लीजिए कि लोगों से भीख मांग रहे हैं कि आप मेरे साथ आ जाइए, आप मेरे साथ आ जाइए। अपने अस्तित्व बचाने के लिए आज ये पार्टी जूझ रही है। बात करते हैं आप नरेंद्र मोदी जी की, बात करते हैं आप शिवराज सिंह जी की, जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, 24 घंटे राष्ट्र के लिए देश की जनता के लिए काम कर रहा है। आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। जी ठीक है। आरोप है मंजरी जी ने लगाया है कि ये सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के लिए कांग्रेस काम करती है, अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन पर ध्यान नहीं देती, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करती है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मुझे जवाब देने दोगे क्या? वेंकट साहब मुझे जवाब देने देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं सर, आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है जी, रमेश शर्मा। देखिए
मोटे तौर पर पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम रहे हैं जी। और ये बात ठीक है कि गांधी जी, नेहरू जी को स्थान अधिक रहा, लेकिन अन्य लोगों को भी नाम रहे हैं और ये ठीक है कुछ नाम और होने चाहिए थे जो नाम छूटे हैं। बहुत सी चीज समय के साथ आती है और समय के साथ चली जाती है। बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो मैंने भी पाठ्य पुस्तकों में पढ़े हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी मैंने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, इनको मैंने पढ़ा है पाठ्य पुस्तकों में। तो पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्थान तो रहा, लेकिन ये ठीक है कुछ नाम छूट गए हैं और कुछ नामों को अतिरिक्त तवज्जो मिली है, ये बात तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल गांधी जी और नेहरू जी के अलावा किसी का नाम नहीं हो, नाम थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जी भूपेंद्र जी आप जी। जो है भाजपा की आदरणीय प्रवक्ता महोदया ने कहा कि रात दिन देश की सेवा में लगे हैं, रात दिन जो है एक करे डाल रहे, 24 घंटे काम करते हैं, उन्हें नींद भी नहीं आती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जो है आतंकवादियों को घर तक अपने प्लेन में बिठा के और एक सेफ्टी गार्ड के जो विदेश मंत्री के साथ घर तक छोड़ना राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है? क्या अपने एयरवेज का पाकिस्तान की ISI एजेंसी से जांच करवाना राष्ट्रभक्ति है? या आपकी सरकार ने किए ये कारनामे? क्या जो है आतंकवादियों को जो है रिहा करना एक लड़की के अपहरण के बदले में कश्मीर में? सुन लीजिए, आप पूरी सुनिए आप ध्यान से, ये आपकी राष्ट्रभक्ति बता रहा हूँ मैं आपको। आपके दफ्तर में बैठ के ध्रुव सक्सेना जो है अब पाकिस्तान की ISI से तनख्वाह लेके काम करता था, ये आपकी राष्ट्रभक्ति के महान प्रमाण है। आप इस देश को राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए। आज के जो आपकी पार्टी के जो एक कार्यकर्ता हैं वैज्ञानिक DRDO के, अभी पाकिस्तान की एक लड़की के चक्कर में उनको जो है गिरफ्तार किया आप ही की पार्टी ने। ये है आपकी देशभक्ति। DRDO का वैज्ञानिक था और वो जो है RSS की सभाओं में आके भाषण देता था, अभी जेल में है वो, आप ही की पार्टी ने, NIA ने पकड़ा है। अब आप इनकी राष्ट्रभक्ति के प्रमाण दीजिए, देश को समझाइए कि आप महान राष्ट्रभक्त हैं। 24 घंटे आपको तो नींद भी नहीं आती राष्ट्रभक्ति करने में। याद कर लीजिए, जब चाहे आतंकवादी हमले हुआ करते थे, जवाब दो ना DRDO के वैज्ञानिक का, ध्रुव सक्सेना का, इनका जवाब दीजिए, गोल गोल जलेबी मत बनाइए। एक भी आतंकवादी घटना आपको देखने को मिली क्या? कौन गया था कांधार छोड़ने? हम सुरक्षित कांग्रेस गई थी कि बीजेपी गई थी? काल में कांधार छोड़ने कौन गया था? हम गए थे कि आपकी पार्टी गई थी? जरा जसवंत सिंह किसकी पार्टी में थे? पल रहे थे। जसवंत सिंह किसकी पार्टी में थे जो कांधार छोड़ने गए थे प्लेन में बिठा के आतंकवादियों को? आपको बताइए, निराधार बिना प्रमाण के कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है। आज बुरहान वानी के घर 11 लाख पैसे लेके कौन गया था? बताइए जरा। करे हैं और हम बुरहान वानी के घर पैसे लेके कौन गया था? आपकी पार्टी गई थी, हम गए थे। 370 धारा हटाई हमने। जी अब ये गोली मत घुमाओ, अभी तो आतंकवादियों को जवाब दे दो। आपने जो देशभक्ति के जो महान प्रमाण आपने स्थापित किए हैं उसका जवाब दीजिए। और आपकी जब गठबंधन, सुनिए आप, जो बिहार में जो सुनाइएगा, जवाब तो देते बन नहीं रहा है, सुनिएगा कर रही है। कहा गया कि कौन गया था कांधार छोड़ने? ये तो बताएं, आपके लोग गए थे कि हमारे लोग गए थे? की रणनीति है। कांधार छोड़ने कौन गया था? आपकी हम। कांधार छोड़ने कौन गया था आतंकवादियों को? आपकी हम। जी जवाब इसका ठीक है। रमेश शर्मा जी, डॉक्टर माफ कीजिएगा, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ बात करते हैं जी। रमेश शर्मा जी, हम बात कर रहे हैं चैप्टर की। जो कारगिल के चैप्टर की बात उठी है नड्डा जी के सभा में, उनके मुखारबिंदु से जो बातें आई हैं, अगर ये मध्य प्रदेश की राजनीति में जो इस समय चल रही है उसमें अगर ये तेजी से एक तरह से प्रभाव डालता है तो वास्तव में नुकसान किसका होगा? राजनीतिक रूप से इसका नुकसान किसे होगा? देखिए, मोटे तौर पर इस तरह की बातचीत का नुकसान जो है कहीं ना कहीं राजनीति की साख को उसका नुकसान पहुंचता है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं, अगर सत्य है तब भी राजनीति को नुकसान पहुंचता है और असत्य है तब भी राजनीति को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि ये मेरी जानकारी में, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है कि वो चैप्टर किस क्लास में था और उसको हटा तो कब हटा, क्योंकि ये मैंने पहली बार ही सुना कि चैप्टर था और उसको हटाया गया।
अगर ये बात सही है तब भी इसका आक्षेप राजनीति पे लगेगा कि आखिर राजनीति ने ये क्यों हटाया। और अगर ये आक्षेप गलत है तब भी कहीं ना कहीं इसको राजनीति पर इस पर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि अगर असत्य आरोप है तो उन्होंने क्यों लगाया। तो मोटे तौर पर राजनेताओं को, जो मैंने कई बार अपने भी चैनल पर कहा है, सब जगह भी कहा है, अपने आचरण पर, भाषा शैली पर, संयम पर ध्यान रखना चाहिए। और व्यक्तिगत आरोप लगाने से अगर राजनेता बचते हैं, अपनी बात कहें, और अगर किसी में कोई कमी है तो उसकी नीतियों में, उसके मुद्दों में क्या कमी है, उसमें उन्होंने क्या गलती की है, इस तरह की बातें मैं समझता हूँ आने से राजनीति की गरिमा बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग 75, 76 साल, 77 साल तक लोग आ गए हैं अब स्वतंत्रता के बाद में। 76, 77 साल का अर्थ होता है कि एक पूरी पीढ़ी जन्म लेकर के अस्ताचल की ओर आ रही है 47 के बाद की। तो ऐसी स्थिति में आने वाली पीढ़ी को कम से कम राजनेता जो हैं, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि राजपुरुषों के आचरण से समाज जो है प्रेरणा लेता है, और उस तरह की तो हमेशा राजपुरुषों को अपनी भाषा शैली पर, आचरण पर, बोलचाल पर, व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सत्य के समीप हो, ये ज्यादा अच्छा हो। और अगर सत्य है तो उस आरोप को झूठा भी नहीं बताना, और अगर झूठा है तो उसको लगाना भी नहीं। तो ये इस पर दोनों दलों को विचार कर लेना चाहिए। जी, मंजरी जैन जी, बीजेपी को यह सब कहने से पहले क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं जो बीजेपी चला रही है मध्य प्रदेश में, क्या उसका ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहिए? ये मुद्दा अगर जो है तो इसे मंच से उठाना, एक तरह से जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा कि मंच से उठाना ये मध्य प्रदेश की राजनीति को एक तरह से दागदार करता है, कि उसका नुकसान करता है। क्या बीजेपी को इस पर नहीं सोचना चाहिए? देखिए, सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने यदि कोई बात कही है तो अप्रामाणिक तो नहीं कही होगी, निश्चित तौर पर प्रामाणिक तौर पर ही कही है। और रही बात कि ये सार्वजनिक मंच से ये बात उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, मैं समझती हूँ कि यदि कुछ है और राष्ट्र विरोधी ताकतें यदि काम कर रही हैं और इस तरीके का यदि कुछ काम हुआ है तो जनता के बीच में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जनता को भी तो ये समझना चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इनके तो नेता ओसामा जी, बिन लादेन जी कहते हैं, जाकिर नाइक जी को शांति का दूत बताते हैं। तो ये सब जनता के बीच में तो हमें ले जाना ही पड़ेगा। रही बात योजनाओं की, जो हमने विकास कार्य किए हैं वो जनता बखूबी जानती है। योजनाओं का लाभ, जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हमने बनाई हैं, निश्चित तौर पर वो जनता के बीच में है। इन्होंने तो ये किया कि जो भी हमने जो योजनाएं जो जनता के बीच में चल रही थी, आते 7-15 महीने की सरकार में सबसे पहले इन्होंने बंद किया। युवाओं को धोखा दिया इन्होंने, किसानों को धोखा दिया, हर तरीके से इन्होंने जनता के साथ लूटपाट की और अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाया। और बदले की राजनीति के साथ इन्होंने 15 महीने में जो रहा और उसका जो खामियाजा था वो इन्हें भुगतना भी पड़ा। और आने वाले 2023 और 24 के चुनावों में जनता इन्हें घर बैठा देगी, क्योंकि इनकी जो रीति नीति और करनी और कथनी में जो फर्क है वो जनता भली भांति जानती है। जी भूपेंद्र जी, ये मैडम जो है अभी जवाब तो दे नहीं पाएंगे। कांधार आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था? कांधार आतंकवादियों को पाकिस्तान सुनिए, सुन ले मैडम, अब चले शांत रहिए। आपको सुन लिया हमने, अब आपके पास कोई जवाब नहीं तो सुनिए जरा। ISI से जो है हमारे एयरबेस की पठानकोट की जांच किसने कराई थी? जो अपहरण का प्लेन था उसमें जो है वहाँ पर चंडीगढ़ में पेट्रोल किसने भरवाया था? अमृतसर में आतंकवादियों को पेट्रोल भराने की सुविधा दी आपकी सरकार ने। आपकी जितनी पोलें खोली जाएं उतनी कम है। आपके चेहरे बहुत हैं, कई एक जो है एक प्याज के छिलके की तरह उतरते हैं आप लोगों के चेहरे। ध्रुव सकते हैं ना, आपके दफ्तर में बैठ के काम कर रहे थे। सुनिए, अब मैं आपको बताती हूँ, अभी मत बताइए, सुन लीजिए क्या बताएंगे आप, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, ये इसमें कोई दम नहीं है, रटे हुए शब्दों में, रटे हुए शब्दों में छोड़ने तो आप गए। दिल्ली में आतंकवादी हमले हुआ करते थे, आप क्यों भूल जाते हैं ये बातें? ऐसे झूठे आरोप आपकी पार्टी गई थी, हमारी पार्टी गई।
बताइए ना जरा, आना में कुछ तो बोलो। आपकी पार्टी गई थी छोड़ने की, हमारी गई थी। कोई भी आरोप आप बिना प्रमाण के नहीं लगा सकते हैं। आप जो है बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था? आपकी हम विकास के नाम पे कुछ चलिए सर, कुछ सार्थक पाकिस्तान कौन गया था? आपके हम की बात करने के लिए नहीं बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? आपकी पार्टी की, हमारी पार्टी। आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको। बात योजनाओं को लेकर बात योजनाओं को लेकर हो रही थी, योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर हो रही थी। आपको प्रणाम करता हूँ। रमेश शर्मा जी, अगर जो इस तरह की बातें इस तरह की बातें कुछ सार्थक बातें नहीं निकल पाती तो हमें प्रवक्ता महोदय से क्या कहना चाहिए, आप ये बताइए। इस तरह की अगर जो बातें होती रहेंगी तो आखिर ये राजनीति किस तरह से जाएगी? जब आप डिबेट करा रहे हैं श्रीमान जी, और आप किसी को रोक नहीं पा रहे बीच में बोलने से, तो अब ये डिबेट कहाँ जाएगी? आप दोनों मेरे लिए सम्मानित है, आप दोनों मेरे लिए सम्मानित है। मैं कड़ाई से नहीं कुछ कह सकता। मंजरी जी, भूपेंद्र जी कर देते हैं जी, मंजरी जी, भूपेंद्र जी, देखिए इसका कुछ सार्थक नहीं, इस बहस से कुछ सार्थक परिणाम नहीं निकल पाए। माफ कीजिएगा, आप दोनों सम्मानित हैं, आप तीनों सम्मानित हैं हमारे लिए आप तीनों सम्मानित हैं। जी देवेंद्र जी, जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। मंजरी जी का भी बहुत आभारी हूँ, रमेश जी का भी बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए जी, आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल है, किसका होगा चैप्टर गायब? किसका होगा चैप्टर गायब? आपने ये देख ही लिया कि किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन जो जवाब हैं वो सार्थक नहीं निकल पा रहे हैं। चैप्टर किसी का भी गायब हो और किसी का भी चैप्टर खुले, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो मतदाता है, जो आम जनता है, उस चैप्टर में उनके विकास की बातें कितनी होती हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने की क्या प्रयास किए गए हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। जो ज्यादा आम जनता के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है, वास्तव में चैप्टर तो उसी का खुलना चाहिए। इसे जनता को तय करने दीजिए कि किसका चैप्टर गायब होगा, किसका बंद और किसका खुलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।